गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंडरी की जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम अपने टॉपिक पढ़ रहे थे विटस्ली के कृषि प्रदेश, जिनमें हमने विटस्ली के जो कृषि के 5 प्रकार हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था जलवासी पशुचारण, दूसरा था व्यापारिक पशुपालन, तीसरा स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, चौथा था स्थानांतरित कृषि प्रदेश और 5वां था चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। ठीक है, ये 5 हमने पढ़ लिए थे और आज हम छठवां जो हमारा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे चावल की प्रधानता नहीं होती है, मतलब चावल विहीन क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। तो देखिए, हम विश्व में हम बात करें कि इस विश्व में यह कृषि कहाँ की जाती है, तो देखिए विश्व के जो एशिया के जो उत्तर पूर्वी दक्षिणी या फिर दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है या फिर जो मानसूनी एशिया है, मानसूनी एशिया के ऐसे देश जहाँ पे चावल की कृषि की जाती है उन क्षेत्रों को छोड़कर, मतलब जहाँ पे चावल प्रधान कृषि की जाती है उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं, उनको छोड़कर बाकी जो क्षेत्र बच गए उन सभी क्षेत्रों में चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि की जाती है। ठीक है, और इसमें हम देखें कि ये जो कृषि इसमें मुख्यतः किसकी प्रधानता होती है, खाद्यान्नों की। चावल को छोड़ के इसमें जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है, गेहूँ, मक्का, बाजरा और दलहन, इनकी प्रधानता इन क्षेत्रों में होती है और चावल इसमें इन क्षेत्रों में नहीं बोया जाता है। और यहाँ हम देखें तो इस क्षेत्र में जो वर्षा है, तो इसमें जो वर्षा होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। और तो कि क्योंकि यहाँ का जो तापमान है चावल की फसल के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे अन्य खाद्यान्नों की उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय जीवन निर्वाह है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय जीवन निर्वाह है। मतलब ये जो कृषि है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो होता है जो स्थानीय जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब क्षेत्रीय जीवन निर्वाह है, मतलब स्थानीय जो जनसंख्या है वो, क्योंकि ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और क्षेत्रफल कम होता है, उत्पादन भी कम होता है। तो इस कृषि में जो स्थानीय जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने के उद्देश्य से यह कृषि की जाती है। ठीक है, फिर हम इसके जो विश्व में हमें इसका वितरण देखें कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, तो हम देखते हैं विश्व में इसका वितरण। तो देखिए, जो कृषि है वो मुख्यतः दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में या फिर मानसूनी एशिया में यह कृषि की जाती है, मानसूनी एशिया में। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो मानसूनी एशिया के जो भी देश हैं, जैसे भारत है, ठीक है, भूटान है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, जापान, पूर्वी चीन और इसके अलावा जो इंडोनेशिया के जो द्वीप है जावा और सुमात्रा। ठीक है, फिर इसके बाद है थाईलैंड। इन सभी क्षेत्रों में चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से देश हो गए, विश्व के कौन से मुख्य क्षेत्र हो गए, विश्व के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया है मुख्यतः उस क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। तो इसके हम देश देखते हैं तो कौन कौन से देश हैं वहाँ पे, भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, जापान है, पूर्वी चीन, जावा और सुमात्रा। ठीक है, और थाईलैंड, इन क्षेत्रों में चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि की जाती है। ठीक है,
फिर आगे हम इस कृषि की विशेषताएं देखें कि इस कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, ऐसे क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है जहाँ पे तापमान कम होता है, तापमान अधिक होता है, मतलब 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। फिर हम वर्षा देखें तो वर्षा में भी देखें 75 से लेके और 125 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि ये जो मानसून एशिया का जो मुख्य क्षेत्र है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि का, उस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, मानसूनी हवाओं से। इस क्षेत्र में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। ठीक है, मानसूनी हवाओं से इस क्षेत्र में वर्षा होती है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो लाल और पीली होती है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, लाल पीली, लाल पीली यहाँ की मिट्टी होती है। और इसमें जो प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है तो प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से हैं, गेहूँ है, गेहूँ, फिर है मक्का, ज्वार, बाजरा और दलहन का इन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारी है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, और इसका जो उद्देश्य होता है वो स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण करना, स्थानीय जीवन निर्वाह है इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि यह जो कृषि है वो सघन क्षेत्रों में की जाती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी हो गई चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। इस शब्द में ही देखिए दो विशेषताएं तो इसी शब्द में छिपी हुई है। एक तो है चावल विहीन, मतलब इस क्षेत्र में चावल की प्रधानता नहीं होती है। चावल के अलावा अन्य जो खाद्यान्न है, गेहूँ है, बाजरा है, ठीक है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी प्रधानता इसमें होती है। और ये जो कृषि की जाती है किन क्षेत्रों में, गहन क्षेत्रों में, गहन निर्वहन, मतलब जहाँ पे सघन जनसंख्या होती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनसंख्या का भरण पोषण करना होता है। इस प्रकार से ये हमारी हो गई चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। आगे हम पढ़ते हैं व्यापारिक बागाती कृषि। अगली हमारी जो कृषि है वो है व्यापारिक बागाती कृषि। देखिए, व्यापारिक बागाती कृषि, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या हो गया, एक तो व्यापार करना। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, व्यापार करना। ठीक है, और इसमें जो कृषि की जाती है वो किन में की जाती है, बड़े बड़े बागानों में, इसीलिए इसका नाम बागाती कृषि भी है। ठीक है, हम विश्व के ये जो क्षेत्र देखें कि ये कृषि कहाँ कहाँ पे की जाती है, तो देखिए ये जो कृषि है वो विश्व में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह जो व्यापारिक बागाती कृषि है वो की जाती है। यह हो गया इसका विश्व में वितरण। ठीक है, फिर हम इसकी विशेषताएं देखें कि इस कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। ठीक है, अगले इसकी विशेषता है कि ये बड़े बड़े फॉर्मों में की जाती है, बड़े कृषि फॉर्मों में यह बागाती कृषि की जाती है। ठीक है, बड़े कृषि फॉर्मों में बड़े बड़े बागान विकसित किया जाता है और इन बागानों में यह कृषि की जाती है। कौन सी, व्यापारिक बागाती कृषि। और इसमें जो फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है तो वो कौन कौन से हैं, जैसे चाय है, ठीक है, कॉफ़ी है, चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबड़, नारियल, इन सभी फसलों का इस व्यापारिक बागाती कृषि में उत्पादन किया जाता है। और आगे हम इसकी विशेषताएं देखें तो वैज्ञानिक ढंग से इसमें कृषि की जाती है।
वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक तरीक़ों से बड़े बड़े फॉर्मों में बड़ी बड़ी जो आधुनिक मशीनें हैं उनके द्वारा और जो आधुनिक जो रसायन है उनका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आधुनिक तरीके से भी यह कृषि की जाती है और इसके बड़े बड़े बागान विकसित किए जाते हैं। जैसे हम भारत में देखें तो भारत में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। तो मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत है, उसमें चाय के बागान हम देखें तो, और दक्षिण में भी हम देखें, भारत के दक्षिण में हम देखें तो भारत में कॉफ़ी के भी और नारियल और रबड़ के उत्पादन भी भारत में किया जाता है। और विश्व में हम देखते हैं तो विश्व में लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये जो बागायती कृषि है, ये व्यापारिक बागायती कृषि है, इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसके अगली इसकी विशेषता है कि एक बार इनको तैयार करने के बाद एक बार बागानों को तैयार करने के बाद एक बार बागान तैयार करने के बाद 3-4 सालों तक इसमें कृषि की जा सकती है, ठीक है। एक बार इनको बागानों को तैयार कर लिया जाता है और एक बार तैयार करने के बाद 4-5 सालों तक इसमें कृषि की जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी विशेषता हो गई। कौन सी कृषि है? व्यापारिक बागायती कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप शब्द से ही इसका जो कुछ विशेषताएं बता सकते हो कि इसकी विशेषता है व्यापार करना और ये बड़े बड़े बागानों में यह कृषि की जाती है। तो बागानों में कृषि की जाती है तो हमें पता चल रहा है कि बागानों में कौन क्या किया जाता है। जैसे चाय के बागान है, उसमें चाय है, रबड़ है, कहवा है, नारियल है, इन फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। और विश्व के हम क्षेत्र देखें तो विश्व में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में यह कृषि की जाती है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? व्यापार करना। और इसमें बड़े बड़े फॉर्मों के द्वारा और बागानों में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसमें जो फसलें हैं वो चाय, कॉफ़ी, रबड़, कहवा और नारियल आदि का उत्पादन इसमें किया जाता है। और इसमें वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से इसमें कृषि की जाती है। और एक बार बागानों को तैयार करने के बाद कई वर्षों तक इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गई अपनी व्यापारिक बागायती कृषि, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। अगली हमारी कृषि है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। देखिए, ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है वो किस क्षेत्र में की जाती है? भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। कौन से? भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है उनमें यह कृषि की जाती है। अब भूमध्य सागर कहाँ पे है? तो भूमध्य सागर आपको पता है जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में भूमध्य सागर स्थित है। और इसके जो आसपास के क्षेत्र हो गए, जैसे एशिया में हम देखते हैं तो इटली है, स्पेन है, इन क्षेत्रों में फ्रांस है, इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, ठीक है। और विश्व में हम देखें तो इसके अक्षांशों में हम देखते हैं तो 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, उत्तरी अक्षांशों के बीच ये जो अपनी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास के प्रदेशों में यह कृषि की जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताओं को हम देखें तो यह जो कृषि है इसमें कुछ विशिष्ट फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। विशिष्ट फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। जैसे हम देखें तो इसमें जो रसदार फल संतरा है, अंगूर है, अंजीर, ठीक है, संतरा, अंगूर, अंजीर, ठीक, इनका इसमें उत्पादन किया जाता है। और हम देखें तो ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है, ठीक है, उसको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रसदार फलों का यहाँ पे
उत्पादन किया जाता है। रसदार फलों में संतरा है, अंगूर है और अंजीर का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो इसमें इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि यहाँ पे सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियों में शुष्क मौसम रहता है, गर्मियाँ शुष्क रहती है। ठीक है, ये इस प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे सर्दियों में तो ज़्यादा वर्षा होती है और गर्मी यहाँ पे शुष्क रहती है। ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की मुख्य विशेषता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मौसमी वर्षा की सहायता से यहाँ पे खाद्यान्न और सब्जी का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, मतलब सर्दियों में जो वर्षा हो रही है उसकी सहायता से खाद्यान्नों का भी उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, खाद्यान्नों का व सब्जियों का भी उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन ये जो मुख्यतः ये जो प्रदेश जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? रसदार फलों के उत्पादन के लिए। विश्व में रसदार फलों के उत्पादन के लिए यह प्रदेश जाना जाता है। कौन सा प्रदेश? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। और इसका विस्तार हमने देखा कि जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्र है, जैसे एशिया में देखा है हमने इटली, स्पेन, फ्रांस, इन क्षेत्रों में और इस कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। और यह जो कृषि है वो विश्व में उसके फलोद्यान के नाम से, विश्व के फलोद्यान के नाम से भी यह जानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया हमारी जो भूमध्य सागरीय कृषि है। इसके हम प्रदेश देखते हैं तो इसके प्रदेश कौन कौन से हैं? इटली, स्पेन, फ्रांस, ये 3 इसके मुख्य देश हैं। इन देशों में यह कृषि की जाती है। इस प्रकार से आज हमारा वीडियो हम ये समाप्त कर रहे हैं और हमने इसके जो विटस्ले के जो कृषि प्रदेश उसमें 8 कृषि प्रदेश हमने पढ़ लिए हैं और बाकी के जो कृषि प्रदेश है उनको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।